हेलो फ्रेंड्स। तो आज यार ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि यार ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। ये इतना डाउट आता है। जैसे मेरे जितने भी कोई रिलेटिव जो भी तैयारी कर रहे हैं या मतलब तैयारी करने की सोच रहे हैं, जो स्पेशली जो 10th-12th क्लास में है ना, उनका तो सबसे बड़ा डाउट ये है सर कि ऑफलाइन कोचिंग में क्या फ़ायदा या ऑनलाइन कोचिंग में क्या फ़ायदा। दिल्ली जाना ज़रूरी है या दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है, कोचिंग लेना ज़रूरी है या कोचिंग लेना नहीं ज़रूरी। ये सारी चीज़ें ना मतलब लगातार क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जितने भी मैं व्यूज़ देने वाला हूँ ऑनलाइन कोचिंग के ऑफलाइन कोचिंग के, वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। ठीक है, तो मतलब हो सकता है वो किसी के लिए मतलब काम करेंगे, किसी के लिए काम ना करें। ठीक है, तो ये मेरे पर्सनल व्यू हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। और दूसरा, मुझे लगता है कि मैं इसके लिए सही हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में किस में फ़ायदा है। क्योंकि मैं पहले ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा प्रीफर करता था, मुझे ज़्यादा कनेक्ट फील होता था, ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे आता था, ज़्यादा चीज़ें रिटेन होती थी। लेकिन आफ्टर लॉकडाउन हमें मतलब कि पूरी जो मेरे टाइम वाली जो प्रिपरेशन थी 2020 CSE वाला, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन ही किया, तो मैंने भी ऑनलाइन किया। ऑनलाइन करने के बाद मुझे पता चला कि मतलब कि ऑनलाइन में भी ना आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो ऑनलाइन में जो यार सबसे बड़ा जो मतलब कि जो डर रहता है ना बच्चों के दिमाग में, वो रहता है क्वालिटी। और यार ये फैक्ट भी है यार। मतलब जब हम मतलब कि पास आउट हुए कॉलेज से, तो देखा ना कि मतलब कि यार ऑनलाइन कोई टीचर अच्छा है क्या। यार एक दो टीचर्स के अलावा ना कोई टीचर है ना मतलब ऑनलाइन बढ़िया पढ़ाता ही नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे ना टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो ये क्वालिटी वाला फैक्टर है ना, वो आप दोनों में एक जैसा ही है यार। ऑनलाइन भी वही क्वालिटी है, ऑफलाइन भी वही क्वालिटी है। ज़्यादा इस चीज़ पे ना मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैंने ना मतलब कुछ रिसोर्सेज को ना मैंने स्टार्ट करना देखना स्टार्ट किया, तब पता चला जैसे हम टेलीग्राम वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अपने को नोट्स मिल जाते हैं। आपको मैंने जैसे पिछली में बताया था कि जो प्रेप लैडर थी, उससे अपन ने ना PYQ वाले वो डाउनलोड किए थे, उससे हमने NCERT के नोट्स वगैरह ना सारे डाउनलोड किए थे। और मतलब कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि यार हमें नोट्स मिल गए, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें NCERT के नोट्स नहीं मिले। तो ये थोड़ा सा आप ना कमेंट सेक्शन में बताना कि सबको दिक्कत क्या आ रही है। क्योंकि मैंने तो मतलब आपको बता दिया था ना कि यहाँ से NCERT, यहाँ से PYQ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से एक है ना मतलब वर्ड मैप करके थी। तो अब यार मतलब लोग ना मैपिंग के लिए ना कोचिंग ज्वाइन करने स्टार्ट कर दिया, मैपिंग के लिए अलग किताबें खरीद रहे हैं, मैपिंग के लिए अलग टाइम दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वर्ड मैप ऐप इंस्टॉल करो और उसको ना मतलब डेली 5 मिनट देख लिया करो। फ्री की ऐप है, आराम से 5-5 मिनट है ना, आप ऊपर नीचे देखोगे ना मतलब उसको, तो आपको ना पूरा मैप आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। तो कभी भी जो टिपिकल चीज़ें हैं ना, जैसे सी सेट हो गया या जो भी एकदम जो लगे कि आपको यार कि सर ये मेरे लिए ना बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है, हमेशा उसको ब्रेक डाउन कर लो छोटे छोटे पार्ट्स में। छोटे छोटे पार्ट्स में करके उसको आप ना डेली ना 5-10 मिनट पढ़ो ना, तो आपकी अपने आप ही वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलो अब देखते हैं ना। तो मुझे लगता है कि हम ना ऑनलाइन कोचिंग को ना मतलब कि ऑनलाइन कोचिंग के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो अपन उन बेनिफिट्स पे एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन कोचिंग होती है ना, उसके जो कोर्स है ना, जो कॉस्ट है ना, वो बहुत कम होती है। अब कॉस्ट कम कैसे है कि यार एक तो देखो दिल्ली की ऑफलाइन फ़ीस होगी ना, वो लगभग 2-3 गुना होगी ऑनलाइन की फ़ीस के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे ऑफलाइन फ़ीस है ना वो ज़्यादा होती है। दूसरा ना वहाँ पे दिल्ली में आप जाओ, मैं गया था 3-4 महीने गया, मतलब एकदम पैसों की तो मतलब एकदम मतलब धुआं धुआं कर देते हैं वो। 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये ऐसा तो रेंट लगता है। फिर फूड एकदम लो क्वालिटी का फूड मिलता है वहाँ पर, वो भी 6,000 रुपये, 7,000 रुपये। तो इस तरीके से क्या होता है ना, ओवरऑल कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कंसिडरेबल है। जो हम क्या है ना कि हम सब यार ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग ही हैं। ठीक है, और आपका थोड़ा ऑनलाइन कोचिंग की तरफ टिल्ट है, तभी तो आप यूट्यूब पे अभी देख रहे हो ना। तो ना मतलब कि थोड़ा सा इसमें क्या ना कि कॉस्टिंग वगैरह है ना मतलब कि अपनी कम हो जाती है। फिर एक ईजनेस क्या होती है, ईजनेस है कि मतलब कितना आसानी से आप पढ़ सकते हो। क्लास के अंदर गए, आपको कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, आप लेकिन है ना 200 लोग बैठे हैं, तो शर्मा के नहीं करोगे। मतलब कि मानो कि पास में कोई लड़की बैठी है, तो आपको यही रह जाएगा ये लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये सोचेगी कितना डफर आदमी है, इतना ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो इस तरीके से हम आधी चीज़ों को तो ना इसी के कारण नहीं समझ पाते। ठीक है, लेकिन आप ना ऑनलाइन में अपना कभी भी डाउट रेज कर सकते हो, कभी टीचर से पर्सनल लेना बात कर सकते हो, तो ये वहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। एक ईजनेस क्या होती है, अब मैं इंसान हूँ, रात को 12 बजे मुझे ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या है कि भाई मतलब ऑनलाइन तो मैं रात को 12 बजे देख सकता हूँ, ऑफलाइन क्लास है तो वो सुबह 7 बजे ही लगेगी। तो इस तरीके से क्या है ना, टाइम मैनेजमेंट है ना हमारा मुश्किल हो जाता है, टाइम कंस्टेंट आ जाता है कि भाई GS की कोचिंग है, उसी टाइम ऑप्शनल की कोचिंग है, तो दोनों का कैसे मैनेज करें वो दिक्कत आ जाती है। टाइम आने जाने का टाइम ख़राब होता है।
तो वो सारी चीज़ें भी बच जाती हैं। फिर फास्ट स्टडी इसका देखो परफेक्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मेरा देखो आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैं प्री और मेंस के बीच में तैयार किए, लेकिन टाइम कितना कम था। अब कैसे कर पाते यार उतने सारे मतलब उनको चीज़ों को कवर। तो मैं क्या करता कि ना मतलब उसको 1.5 पे या 2 पे ना मतलब उन वीडियोज़ को रन करवा देता था। तो मैं आपको ना मतलब एक मेरे छोटे भाई बहन के तौर पे ये एडवाइस दूंगा कि यार मेरे वीडियो सुनो ना आप, तो उनको 2 पे सुन लिया करो। मतलब आपको 1 पे सुनने की क्या ज़रूरत है भाई। मैं ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल थोड़ा ना बता रहा हूँ, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, ये तो डायरेक्शन वाली चीज़ें हैं। तो 10 मिनट का वीडियो आप ना 2 पे सुनोगे ना तो 5 मिनट के अंदर आपका ना मतलब वीडियो पूरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको टाइम बचाने की ज़रूरत है। तो मैं ऐसे करता था कि किसी जो सब्जेक्ट होते थे उसको 1.5 पे सुन लेता। ऐसा सब्जेक्ट जो मेरे को पहले से ठीक ठाक आता है यार, इसके अंदर पढ़ा हुआ भी है वो, तो मैं उसको क्या करता कि 2 की स्पीड पे सुन लेता। तो ये ऑनलाइन का बड़ा फ़ायदा होता है कि आप फास्ट स्टडी कर सकते हो, इसको बिंज वॉचिंग भी बोलते हैं। फिर 5 बार रिवीजन करना आना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों? अब जैसे मानो कि आपका रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा, मेरा बहुत नहीं करता था यार रिवीजन। अपने एक रिवीजन के ऊपर बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप है ना अपनी यार एक तो बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग है ना मतलब आपस में लोगों ना शेयर नहीं करते कि यार आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, और फिर है ना आप ना उसको लिखते नहीं हो, या फिर किसी ने कोई प्रॉब्लम बताई कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है और आपके पास उसका सोल्यूशन है तो आप उसको बताते नहीं हो। कई बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं सर वो रिवीजन वाली वीडियो कहाँ है, तो आप बताते नहीं हो कि यार चैनल पे पीछे जाके रिवीजन की वीडियो है। कुछ कोई पूछ रहा होता है सर आरएस के पेपर 1 के लिए अलग से वीडियो बना दो, वीडियो पहले से बनी हुई है उसको आप देखते नहीं हो। तो ये एक दूसरे की मतलब एक कम्युनिटी बनाओ, अपनी एक फैमिली होनी चाहिए कि यार कोई किसी का कोई डाउट है तो वो अपना डाउट लिखे, बाकी जो जिनको जो उस डाउट का लगता है कि ये पॉसिबल आंसर होता है वो उसका पॉसिबल आंसर बताएं। एक कम्युनिटी की तरह, एक फैमिली की तरह रहो, ठीक है। तो रिवीजन करना ना ऑनलाइन में आसान हो जाता है, क्योंकि आप दूसरी बार रिवीजन करना आपको बोरिंग लगता हो तो आप क्या कर सकते हो उस वीडियो को 2.25 पे इस तरीके से कुछ सुन सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा जल्दी हो जाएगा। फिर रिकॉर्ड्स ऑफ स्टडी, अब जैसे कि आप ना मतलब ऐप में देखोगे कि यार जो भी मतलब स्टडी से रिलेटेड ऐप है उसमें आपका ऐसा पता चलेगा कि आपने इस कोर्स का 10% बाकी पूरा कर लिया है, अब आपका 90% बचा हुआ है। 90% के लिए आपको ना 47 आवर पढ़ना पड़ेगा। 47 आवर यदि आप दिन के 10 आवर पढ़ते हो तो आप अगले 5 दिनों में एक और मतलब ये काम कर सकते हो। तो इस तरीके से जब स्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स रहता है ना और रिकॉर्ड्स ऑफ स्टडी रहता है ना, तो आपके दिमाग को एक क्लियरिटी मिलती है कि कितने टाइम में मुझे पढ़ना है। तो दिमाग है ना प्रिपेयर्ड कर लेता है अपने आप को। जैसे कि आप मानो कि आपको ना मैं बोलूँ कि आपको T20 मैच दिखाने ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और फिर आपको पूरे दिन ना मतलब टेस्ट क्रिकेट दिखाऊँ, तो आप बोर हो जाओगे ना कि यार क्यों बोर क्यों जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग तैयार नहीं था। दिमाग को लगा था कि मैं 3 घंटे में फ्री हो जाऊँगा, लेकिन आपने उसको 10-11 घंटे बिताए। तो लेकिन है ना आप यदि ऐसे सोच के जाओ ना आज की मुझे टेस्ट क्रिकेट देखने ही जाना है, फिर आप टेस्ट क्रिकेट देखोगे ना तो ज़्यादा इन्जॉय करोगे। क्योंकि ये ब्रेन की एक खास बात होती है कि जब उसको पता होता है ना कि इतने टाइम के लिए मुझे इंगेज रह के ये काम करना है, तो वो फिर ना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ करता है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अब ये जब भी आपके पास ना रिकॉर्ड्स ऑफ स्टडी रहेगा, अब ऐसा नहीं है कि यार ऑफलाइन में मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑफलाइन में भी पॉसिबल है। आप अपने बढ़ाओ कि इतनी क्लासें हैं, इतना पढ़ना है, मैं 2 घंटे में पढ़ सकता हूँ। बस ऑनलाइन में क्या होता है आपके लिए वो ऐप वाले वो काम कर देते हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी ईजीनेस आ जाती है। फिर आप ना मतलब देखो इसमें क्या है ना कि पैसा बच जाता है आपका, ये ना मतलब ये टाइम टेबल वाला सिस्टम उसी के अंदर हो जाता है। आप ना अलार्म लगा सकते हो कि इस टाइम पे ये चीज़ पढ़नी है, तो ये क्या हो जाता है ना कि बहुत आपके लिए ना ईजी काम हो जाता है। तो अब फिर आप ना दूसरे जो स्टडी के मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उनके ऊपर आप ना मतलब कि ध्यान दे सकते हो कि ना मतलब कि मैं अब हेल्थ के ऊपर ध्यान दूँ, कुछ अच्छा खाने पे ध्यान दूँ, फ्रूट्स खाऊँ, नट्स खाऊँ, तो ये सब कुछ है। अब है कि भाई सर कि यदि ऐसा ही है तो फिर ऑफलाइन और ये दिल्ली ये इतना ज़रूरी क्यों है? इसके भी तो कुछ फ़ायदे होंगे। बिल्कुल है। जब मैं पहले मतलब ऑफलाइन कोचिंग मैंने जब किया था, जैसे ऑप्शनल की कोचिंग ऑफलाइन किया था मैंने, तो फिर मुझे उसका कुछ फ़ायदा मिला। फर्स्ट है इंस्टेंट डाउट क्लियर। अब यार ऑनलाइन में क्या है ना कि आप पूरा लेक्चर सुनना पड़ता है, उसके बाद आपको जो डाउट है वो आप टीचर से पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है ना कि जिस टाइम पे जो डाउट आया ना उसी टाइम पे क्लास के बीच में रोक के ना मतलब यदि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो क्लास के अंदर आप रोक के कि सर मुझे ये डाउट है, ये प्लीज़ क्लियर करो। दूसरा ऑफलाइन का ये फ़ायदा है कि आप ना मतलब कि आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो सपोर्ट होता है ना वो रियल टाइम मिलता है, कि आप जैसे कि आंसर लिख के ले गए, टीचर सामने बैठा है वो कि यार बच्चा मेरे को ये लगता है। ऑल्दो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, वीडियो कॉल पे, वॉइस कॉल पे उस जैसा ना मतलब इंटरफेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन है ना वो मतलब उतना इंटरफेस है ना क्रिएट आप कर नहीं सकते जब आप मतलब ऑफलाइन मतलब आप बहुत है ना बेटर तरीके से आप क्या कर सकते हो कि बता सकते हो। तीसरा एक
टीचर के साथ कनेक्ट है वो ना मतलब ऑफलाइन के अंदर क्या है कि ज़्यादा आपका कनेक्ट होता है, टीचर आपको पर्सनली जान रहा होता है, आपके ना मतलब कि टीचर के साथ ना मतलब कनेक्ट हो जाती है, एक मतलब फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। टीचर जिस रफ्तार से पढ़ा रहा होता है उसी रफ्तार से आप पढ़ रहे होते हो। यदि टीचर की रफ्तार थोड़ी तेज़ हो गई, आप बोलोगे सर थोड़ा धीरे हो जाओ। तो मतलब एक टीचर और जो स्टूडेंट के बीच में ना एक कनेक्ट बैठता है ना, वो इसमें बैठ जाता है। फिर फोर्थ है कि जो टीचर है ना वो आपको अंडरस्टैंड करने लग जाता है। अंडरस्टैंड कैसे? भाई साहब आपको टीचर ने कुछ खतरनाक सा कंसेप्ट पढ़ा दिया, आपकी शक्ल ही ऐसी बन जाएगी सर कुछ समझ में नहीं आया, तो टीचर उसको रिपीट कर देगा। ऑनलाइन के अंदर टीचर को थोड़ा सा मतलब ये रियलाइज़ नहीं होता कि मतलब जो सामने बैठा है उस स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा, तो वो उस हिसाब से कर लेता है। पाँचवा है कि इसमें एक टीम बन जाती है आपकी। टीम क्या? ग्रुप्स बन जाते हैं। आप क्लास के अंदर गए तो आपके आसपास 4-5 लोग बैठे हैं, आप ना मतलब 20-25 दिन, एक महीने एक साथ बैठोगे तो आपका वो एक कोर स्टडी का ना मतलब कि ग्रुप बन जाता है। आपको पता होता है ये कॉमन लोग हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। फिर यदि आपका एक स्टडी ग्रुप बन गया तो उसमें आपको ना मतलब कि पढ़ने में मतलब कि एक थोड़ा सा फ़ायदा होता है। सिक्स्थ है कि डिसिप्लिन बना रहता है। डिसिप्लिन ऐसे बना रहता है कि आपको सुबह 7 बजे क्लास जाना है तो 6 बजे आपको उठना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप क्लास जाओगे, जितनी देर क्लास है तो उस क्लास में से उठ के नहीं आ सकते। ऑनलाइन में क्या होता है ना कि आदमी को बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड और एकदम डिसिप्लिन होना पड़ता है कि आज के दिन में एक क्लास देखूँगा, वरना क्या यार अभी नहीं, चलो थोड़ी 1 घंटे तो मैं ना फ़ोन पे मूवी देख लेता हूँ उसके बाद क्लास देखूँगा, मैं ना मतलब 2 घंटे घूम के आ जाता हूँ उसके बाद क्लास देखूँगा। लेकिन ऑफलाइन में तो पता है कि भाई एक बार क्लास चली गई ना तो दोबारा कोचिंग वाले कुछ भी नहीं देंगे उस क्लास के अंदर। तो आदमी क्या रहता है कि डिसिप्लिन में रहता है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपके ऑफलाइन जो क्लास है वो आपके ऊपर डिसिप्लिन इम्पोज करती है, वहीं पे ऑनलाइन क्लास होती है ना तो आपको डिसिप्लिन इम्पोज ऑनलाइन क्लास के ऊपर करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। तो ये कुछ है ना मतलब कि ऑफलाइन के ना कुछ फ़ायदे हैं। तो फिर कंक्लूजन के तौर पे क्या कर सकते हैं, मतलब कि क्या एक सर आपको लगता है इन माय पर्सनल व्यू कि क्या ऐसा कॉम्बो हो सकता है? तो मैं ये कहूँगा ये देखो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के यदि आपने फ़ायदे रियलाइज़ नहीं किए ना, हमने एक वीडियो देखा था ना पहले कि कौन सी मैंने 8 बड़ी मिस्टेक की थी, उसमें से एक मिस्टेक यही थी कि मैं ना रियलाइज़ नहीं कर पाया कि टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो टेक्नोलॉजी को हमें बिल्कुल भी मतलब इग्नोर नहीं करना, इसका जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उतना करो। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा पढ़ाई के अंदर है ना मतलब क्लासें देखने में, नोट्स बनाने में यदि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो ना तो करो। लेकिन जहाँ पे ऑफलाइन है उसकी मतलब कि जो मतलब आज भी रेलिवेंस साबित है वो है कि आप जब आंसर राइटिंग करो, टेस्ट सीरीज लिखने जाओ तो उनको घर पे मत करो, एकदम मतलब ऑफलाइन कोचिंग इन्वायरमेंट में लिखने के लिए, कोचिंग लिखने के लिए जाओ, वहाँ पे एकदम पूरा लिखो, टीचर के साथ एकदम डिस्कस करो। क्योंकि वो जो कनेक्ट है, वो ईजनेस है, वो जो इंटरफेस है ना वो ऑनलाइन कभी क्रिएट नहीं कर पाएगा। वो एग्ज़ाम जैसा प्रेशर, क्योंकि आपको लास्ट में जाके ऑफलाइन ही लिखना पड़ेगा पेपर के अंदर, और वहाँ पे एग्ज़ाम जैसा प्रेशर आप ना मतलब कि वो वहीं फील कर पाओगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई करने वाला, क्लास लेने वाला पार्ट है, नोट्स बनाने वाला पार्ट है, वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को मतलब यूज़ करके ना मतलब अपना टाइम काफ़ी बचा सकते हो। और जो बची बात अपनी की लास्ट में टेस्ट सीरीज वगैरह है, इंटरव्यू वगैरह है, उनके लिए आप ना ऑफलाइन का मीडियम यूज़ कर सकते हो। और ये सारे यार मेरे पर्सनल व्यू हैं, इनमें से मतलब कि हो सकता है आपके लिए बहुत सारे कुछ काम के हों, बहुत सारे काम के नहीं हो। और हमेशा आदमी को, मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था, पहले खुद को पहचानो, फिर जो दूसरे चैलेंज है ना उनको पहचानो, और फिर देखो कि इस चैलेंज को मैं अपनी ताकत से कैसे मतलब कि ओवरकम कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ। तो इसी के साथ, और दूसरा ना आज हमने फैमिली और कम्युनिटी बनाने वाली बात की थी कि यूट्यूब फैमिली है ये अपनी, ठीक है। और इस फैमिली में जैसे किसी को आप, जैसे कि आपको पेट में दर्द होता है, घर पे आके बताते हो ना कि यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और फिर है ना मतलब कि कोई चाचा है वो बोल रहा होता है लूंग खा ले, कोई बोलता है हल्दी खा ले, कोई बोल रहा है अदरक चूस ले। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग प्रकार के नुस्खे देते हैं और उनमें से पता नहीं कौन सा नुस्खा काम कर जाए। तो सेम मतलब कि यदि आप अपने डाउट्स पूछा करो कम्युनिटी अपने कमेंट सेक्शंस में, और जिसको डाउट्स पता हो वो रिप्लाई किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना मतलब ये एकदम रिवॉल्यूशन अपने को पहुंचानी है, ताकि ना मतलब यार तैयारी है, मतलब सबसे बुरा कब होता है, सबसे बुरा तब लगता है आदमी को जब आप ना मतलब पूरी मेहनत भी की आपने ना, पूरे 1 साल तक ना घर भी छोड़ के आए, ये छोड़ के आए, पूरी मेहनत की, 10-10 15-15 घंटे पढ़ रहे हो और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकल गया है। यदि आदमी पढ़े ही नहीं तब तो वो मतलब कि सेटिस्फाइड रहता है कि यार मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन पढ़ने के बाद यदि ये ना मतलब सही डायरेक्शन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए ना, तो वो सबसे बड़ा दर्द होता है, और वो दर्द किसी को नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब लोगों तक बताओ कि भाई साहब आपको सही तरीके से तैयारी करनी है और इस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। चलो फिर ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए।